बच्चों, आज हम इस क्लास में क्लास 10 का बायोलॉजी स्टडी करने वाले हैं, जिसमें बच्चों ये चैप्टर 5 होगी और ये चैप्टर 5 का ये 5वां वीडियो होगा। मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, उससे आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप देख सकते हैं इसके पार्ट 4 तक। ओके, और बच्चों यदि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 नहीं देखें तो जाइए बच्चे, आप लोग जाकर देख सकते हैं और कॉपी में नोट्स करके अपने बोर्ड को बेहतर बनाने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं बच्चे। तो आज का इस वीडियो जो होगा बेहतरीन होगा आपके नॉलेज के लिए और आपके एग्जाम के लिए भी। ब्रेन टॉपिक एग्जाम में जरूर आता है, ये टॉपिक आपको मैं यहाँ पे एक ही वीडियो में इसको फिनिश करूंगा, ये ब्रेन वाले टॉपिक को। और फिर बच्चों ये किस तरीका से वर्क करती है, काम कैसे करता है दिमाग, यानी कि मस्तिष्क कैसे काम करती है, वो मैं बताऊंगा। और साथ साथ इसके पार्ट कितने हैं, डिवाइड इसे कितने भागों में किया गया है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले बच्चे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप अच्छे से आप स्टडी कर सकें। चलते हैं हम लोग मस्तिष्क क्या है उसके बारे में जानते हैं बच्चे। देखिए फिर बच्चों, मैंने लिखा है कि मस्तिष्क यानी कि जिसे अपनी बोलचाल की भाषा में दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिमाग। तो दिमाग को यानी कि ब्रेन को, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मस्तिष्क को, ब्रेन भी इंग्लिश में इसे कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? ब्रेन। और बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? दिमाग। अब ये ब्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्या कहना चाहता है ब्रेन, पहली बात इसमें लिखना चाहिएगा। तो ब्रेन कोमल अंग है बच्चे। कोमल अंग कहने का मतलब ये हो गया कि यदि दिमाग में कहीं पे चोट लग जाता है तो आदमी का, व्यक्ति का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये बहुत कोमल अंग है हमारे शरीर का अंग, ये ऐसा पार्ट है जो एकदम कोमल है बच्चे। और हमारा हार्ट भी। ठीक है, चलिए तो पहला बात समझ गए। दूसरा मैंने लिखा, इसके आयतन के हिसाब से देखें तो ये 1656 ml या 1650 ml था बच्चे। ठीक है, वेट थोड़ा सा इसका 56 था, 50, ठीक मैंने लिखा बच्चे। यहाँ पे 1650 ml है, ठीक है ना। तो ये औसत के आयतन के हिसाब से 1650 ml होती है। और औसत भार की बात करते हैं तो लगभग 1.5 kg होता है, 1 किलो इतना ग्राम होता है बच्चे। ठीक ना, तो 1.5 kg लगभग ये होता है हमारा दिमाग, औसतन इसका भार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो लिखा है ये जो दिमाग है ये समन्वय एवं नियंत्रण को कंट्रोल करने में सहायक होती है, ये सहायता करती है। यानी कि जो कंट्रोल होती है, समन्वय नियंत्रण होती है, ये सहायक है बच्चे, उतना महत्वपूर्ण है ये हमारे दिमाग। ओके, तो समन्वय एवं नियंत्रण में इसकी भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण है ब्रेन की, जो कि हर क्षेत्र में ये इंफॉर्मेशन को क्या करता, भेजता है। और फिर जो इंफॉर्मेशन को क्या करता, ग्रहण करके बातों को सही रूप में ढालता है, ये ब्रेन है। ओके, तो समन्वय नियंत्रण को मैं समझा चुका हूं, 4 वीडियो मैंने समझा रखा है, ये 5वां वीडियो है, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपका समन्वय नियंत्रण को क्या करता है, ये इसका भूमिका ये सहायक है। ओके, अगला बात यहां पे मैंने लिखा कि क्रेनियम, या इसी को एक और नाम है मस्तिष्क गुहा। ये अब क्या है बच्चे? तो कहता है दिमाग खोपड़ी के अंदर में सुरक्षित है बच्चे। दिमाग जो है खोपड़ी के जिस भाग में, जिसके अंदर सुरक्षित है, उसको हम लोग क्रेनियम या मस्तिष्क गुहा कहते हैं। यानी कि जिस खोपड़ी में ये मस्तिष्क है और सुरक्षित है, उसे हम लोग क्रेनियम या मस्तिष्क गुहा कहते हैं। नेक्स्ट आपका है मेनी जिंज बच्चे। ये आखिर है क्या? तो मेनी जिंज आप उसे बोल सकते हैं कि क्रेनियम के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक घिरी होती है, जिसे हम लोग मेनी जिंज कहते हैं। यानी क्रेनियम चारों ओर से तंतुमय संयोजी ऊतक से घिरी होती है, जिसे मेनी जिंज कहा जाता है। ये क्रेनियम घिरा रहता है बच्चे इस ऊतक से, जिसे क्या बोलते हैं? मेनी जिंज कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा। आगे मैंने लिखा है ये द्रव आखिर है क्या? तो लिखता है कि सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव है क्या, उसके बारे में जानिए। तो इसे मैंने लिखा बच्चों, ये मस्तिष्क एवं मेनिंजिस के बीच का द्रव को सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहा जाता है। आप लोग लिखेगा कि मस्तिष्क एवं मेनिंजिस के बीच के द्रव को सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहा जाता है। और ये द्रव जो भरा रहता है इसके बीच में, ये दोनों के बीच में जो द्रव भरा रहता है, ये कार्य करता है कि बाहरी आघातों मतलब क्या? बाहरी चोट से बचाता है ये द्रव। ठीक ना, बाहरी चोट से क्या करता है? बचाता है। दूसरी बात मैंने यहां पर लिखा कि यह ब्रेन
को नम बनाए रखता है, नम मतलब कोमल बनाए रखता है ये द्रव जो है आपका ब्रेन को कोमल बनाए रखता है और ये बाहरी आघातों से बचाता है। ये दोनों इसका वर्क था, इस द्रव का काम था, ये काम कर रहा है। ठीक है, आगे मैं यहां पे लिखा हूं आपको कि मस्तिष्क के प्रमुख भाग बच्चे, तो मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग हैं, आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और दूसरा क्या, पश्च मस्तिष्क बच्चे। तो मैं यहीं पे डिफिनेशन इसका दे देता हूं बच्चों कि मस्तिष्क का वह भाग जो आगे की ओर स्थित होता है उसे हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं बच्चे, और मस्तिष्क का वह भाग जो बीच में स्थित होता है उसे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और बच्चे मस्तिष्क का वह भाग जो पीछे की ओर स्थित है उसे पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। ये डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग एक एक करके सबसे पहला स्टडी कर लेते हैं, अग्र मस्तिष्क यानी ये है क्या। तो मैंने डिफिनेशन दिया कि मस्तिष्क के आगे और स्थित भाग को उसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, और ये खुद 2 भाग में बटा है। एक आपका सेरिब्रम है, इसी को एक और नाम से जानते हैं, प्रमस्तिष्क इसे कहा जाता है बच्चे। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। ब्रेन का अग्र मस्तिष्क का पहला भाग है, इसलिए प्रमस्तिष्क बोल रहे हैं या सेरिब्रम इसे कह रहे हैं। इसके अग्र मस्तिष्क के दूसरे भाग को डाइएनसेफ्लॉन कहते हैं। तो एक एक करके ये दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं, ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले सेरिब्रम, आखिर में प्रमस्तिष्क, दोनों के एक ही नाम है, तो ये हम लोग स्टडी करने वाले सेरिब्रम आखिर है क्या। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चे, तो अग्र मस्तिष्क का ये पहला भाग है, सेरिब्रम पहला दिमाग है। तो ये क्या करता, ये जो है बच्चे, ये कहता कि ये शीर्ष पार्श्व पश्च भागों से ये ढका है। ब्रेन के कहता है शीर्ष पार्श्व और पश्च भागों से ये ढका है सेरिब्रम बच्चे। ओके, नेक्स्ट बात मैंने लिखा है कि सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है बच्चे। सेरिब्रम जो है ये वाला मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यही है सेरिब्रम। ओके, और ये 2/3 हिस्से में बटा है बच्चे, तो 2/3 हिस्से में ये बटा है, यानी कि 3 भाग में से, ब्रेन के 3 भाग में से 2 भाग वाला हिस्सा यही है सेरिब्रम। ओके, यानी कि ब्रेन को मैंने 3 भाग में यहां पे डिवाइड किया, 3 भाग में डिवाइड किया, लेकिन ये जो अकेले है सेरिब्रम जो है, ये अकेले बोल सकते 2 भाग है, 3 का 2 भाग अकेले ये सेरिब्रम है खुद का। आगे लिखते हैं, तो ये जो है सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है बच्चे। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहने का मतलब क्या, तो ये बुद्धि वाला केंद्र है, यहां से हम लोग को दिमाग आता है, यानी कि तेज होता है दिमाग, और ये चतुराई हम लोग इसी दिमाग से दिखाते हैं। ओके, तो ये चतुराई का कार्य हम लोग, किसी से चतुराई हम लोग करते हैं, या किसी से ज्यादा बुद्धिमान है, या कोई बच्चा ज्यादा बुद्धिमान है, तो इसी ब्रेन के वजह से, सेरिब्रम ब्रेन की वजह से बच्चा क्या होता है, बुद्धि उसमें ज्यादा होती है और चतुराई उसमें भी रहती है। ओके, अब इसके और बात भी मैं बताता हूं कि जिस व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर गायरस एवं सल्कस बच्चे, जिस व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क के अंदर गायरस एवं सल्कस कम विकसित होते हैं उसमें मंद बुद्धि होता है बच्चे। यानी कि जो व्यक्ति के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, यानी कि गायरस कम होगा और सल्कस कम होगा, तो फिर बच्चे उसमें बोल सकते हैं कि ये जो सेरिब्रम जो है यानी कि सेरिब्रम जो उसमें मंद बुद्धि का काम करेगा। ठीक है ना, मंद बुद्धि उसको रहेगा, यानी कि जिस व्यक्ति में गायरस और सल्कस कम रहेगा विकसित, वो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, आगे ये वर्क कैसे करते हैं उसके बारे में देखिए। तो ये जो है सोचने समझने में सहायक है बच्चे। ये सेरिब्रम क्या करता है, हम लोग को सोचने में, कितना हम लोग सोच सकते हैं और कितना कम सोच सकते हैं, कितना ज्यादा सोच सकते हैं, यही हमको आभास दिलवाता है, अनुभव दिलाता है। ओके, समझने की बात करते हैं तो कितना हम लोग समझ पाते हैं चीजों को, कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं, समझ सकते हैं, तो ये सारा अनुभव कौन दिलाता है, तो सेरिब्रम दिमाग हम लोग को दिलाता है। ये 2 वर्क देख लिए, सोचने में सहायक है और समझने में सहायक है, दो बात हो गया। ये हमको क्या करता है, प्रेरणा मतलब किसी के लिए, हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो ये प्रेरणा का आभास कौन दिलाता है, तो ये सेरिब्रम बच्चे। सेरिब्रम हमको प्रेरणा का आभास दिलाता है कि हमको ये काम करना है तो करना है। ठीक है, प्रेरणा, किस चीज को जीतने की प्रेरणा हमको होता है, किसी एग्जाम को क्रैक करने की प्रेरणा आती है, तो ये किससे आती है, तो ये हमारा सेरिब्रम करता है। ठीक है, घृणा घृणा कहने का मतलब किसी चीज से घृणा करना। ठीक है,
तो यही ब्रेन क्या करता है, अनुभव दिलाता है, घृणा का अनुभव दिलाता है। प्रेम, जैसे कि प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम का अनुभव, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से प्रेम होता है, या जानवर से प्रेम हो सकता है, या अन्य ऑब्जेक्ट से प्रेम आपको हो सकता है, ठीक है, या जीवों से आपको प्रेम हो सकता है। तो ये सब सारा कहां से आता है, तो ये आपका आता है प्रेक्षो, ये आपका सेरिब्रम अनुभव दिलाता है, ठीक है। तीसरी नेक्स्ट बातें मैंने लिखा भय। तो हम लोग में भय जो आता है मनुष्य में, भय जो उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न कौन करवाता है, तो उत्पन्न करवाता है सेरिब्रम। बहुत सारा कार्य बहुत अच्छा अच्छा दिया है। हर्ष मतलब खुशी, खुशी का आभास हमको कहां से, खुशी का अनुभव हमसे किससे मिलता है, तो सेरिब्रम से। सेरिब्रम हम लोग खुशी का अनुभव दिलाता है। देन आपका है कष्ट बच्ची, हम लोग में जब कष्ट होता है तो ये भी हम लोग को आभास कौन दिलाता है, कष्ट हम लोग को जब होता है या कोई जीव को होता है कष्ट, तो आभास को अनुभव कौन दिलाता है, तो सेरिब्रम। बहुत सारे वर्ग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्य को ये कर रहा है बच्ची, 8 वर्ग को कर रही है, ठीक है। चलिए, तो इसे आप स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसके सेकंड ब्रेन को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए सर, फिर बच्चे इस वीडियो का ये लास्ट स्लाइड होगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कुछ जो मस्तिष्क के भाग बच गए थे, उससे हम लोग स्टडी करेंगे। अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था आपको सेरिब्रम के बारे में, सेरिब्रम क्या है और सेरिब्रम किस तरीका से कार्य करती है, वो मैंने बताया बच्चे। अब यहाँ पे सेरिब्रम के बाद जो दिमाग है उसको हम स्टडी यहाँ पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये अग्र मस्तिष्क का ये सेकंड भाग बच्चे, सेकंड दिमाग है, जो क्या है उसे मैं बताता हूं। इसमें लिखा है कि ये अग्र मस्तिष्क का पहला भाग है बच्चे, ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, ये अग्र मस्तिष्क का ये भाग है, और ये सेरिब्रम से क्या है, ढका है बच्चे। आप लोग लिख सकते हैं डायनसेफ्लॉन में कि अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग डायसेफ्लॉन है, जो फिर बच्चे सेरिब्रम से ढका हुआ होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। डायएन्सेफ्लॉन काम क्या करता है वो जरा देखिएगा। जैसे कि हम लोग में कम ताप और अधिक ताप होता है, और इसको हम लोग महसूस कैसे करते हैं, तो जिस ब्रेन के द्वारा इसको हम लोग अनुभव करते हैं उस ब्रेन को डायएन्सेफ्लॉन कहा जाता है। यानी कि ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड, कम ठंड, ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्म या कम गर्म, ये सब का अनुभव हमको जिस ब्रेन के द्वारा होता है उस ब्रेन को हम लोग बोल सकते हैं डायएन्सेफ्लॉन। ये हमको अनुभव दिलाता है। कम तापमान और ज्यादा तापमान का अनुभव कौन दिलाएगा, ये डायएन्सेफ्लॉन। जैसे कि अभी गर्मी के दिन आने वाली है तो हम लोग को गर्मी का एहसास होगी, लेकिन कौन सा ब्रेन हम लोग को अनुभव कराएगा, तो ये डायएन्सेफ्लॉन कराएगा। ओके, चलिएगा आगे की बात करते हैं। तो लिखा मैंने यहाँ पे, ये दर्द को नियंत्रण करता है बच्ची। दर्द को नियंत्रण कहने का मतलब क्या, जैसे कि हम लोग को कोई भाग चोट लग गई तो दर्द होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो दर्द का अनुभव जो होता है हम लोगों में वो कौन दिलाता है, तो इसको कंट्रोल करता है कौन, तो ये डायएन्सेफ्लॉन इसको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है कि कितना दर्द देगा, कितना ज्यादा दर्द देगा, ये सारा नियंत्रण कौन करेगा, तो ये करेगा डायएन्सेफ्लॉन करेगा। इसी के द्वारा हम लोग को अनुभव हो रहा है, ठीक है ना। और ये कंट्रोल करता है, दर्द का कंट्रोल करता है, कितना ज्यादा होगा और कितना देरी होगा, ये सारा कंट्रोल हमको बताएगा। रोने का नियंत्रण, यानी कि कब तक मनुष्य रोएगा, कितना देर रोएगा, ये सारा कंट्रोल, रोने की कंट्रोल, ज्यादा रोएगा कम रोएगा, ये कंट्रोल कौन करता है, तो डायएन्सेफ्लॉन करता है। तो इसका 3 कार्य हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है मध्य मस्तिष्क बच्चे, यानी कि आपका मैंने पहला ब्रेन पढ़ा दिया, पहला ब्रेन का 2 भाग मैंने पढ़ाया था, सेरिब्रम और डायएन्सेफ्लॉन बताया अभी। ओके, तो ये पहला ब्रेन अभी खत्म हुआ। दूसरा ब्रेन यहां से स्टार्ट होता है मध्य मस्तिष्क। अब ये क्या कहता है कि मध्य मस्तिष्क वह ब्रेन जो मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। या इसको दूसरे तरीका से बोल सकते हैं कि मस्तिष्क स्टेम के ऊपरी भाग को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। यानी कि मस्तिष्क स्टेम जी ये जो है ये भी ब्रेन का एक भाग है बच्चे, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है ना, पश्च मस्तिष्क का ये दूसरा भाग है। तो वही मैंने बोला कि ये मस्तिष्क स्टेम जो है, मस्तिष्क स्टेम के ऊपरी भाग को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। ओके, और इसमें लिखा है कि इसमें तंत्रिका कोशिका समूह उपस्थित होती है, यानी कि मध्य मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका के समूह उपस्थित होता है। ओके, देन आपका है ये कार्य क्या करता है भाई, तो ये कार्य करता है संतुलन को बनाए रखता है हमारे बॉडी में तापमान जो संतुलन होती है उसे बनाए रखने का काम कौन करता है, मध्य मस्तिष्क।
और बात करते हैं तो आंख की पेशियों को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल कौन करता है, तो ये मध्य मस्तिष्क करता है आंख की पेशी को। बच्चे आंख की पेशी को नियंत्रित कौन करता है, तो मध्य मस्तिष्क। ओके, आंख की पेशी ज्यादा न सिकुड़े न ज्यादा फैले, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, तो ये कंट्रोल करता है आपका मध्य मस्तिष्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया पश्च मस्तिष्क, तीसरा ब्रेन। और तीसरा ब्रेन दो भागों में बटा है, तो इसके पहले डिफिनेशन देख लीजिए। तो पश्च मस्तिष्क किसे बोलेंगे, तो पश्च मस्तिष्क उसे बोल सकते बच्चों कि मस्तिष्क का वह भाग जो पीछे की ओर स्थित होता है उसे पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। और ये दो भागों में डिवाइड है, आपका है सेरिबेलम या इसी को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। ये पहला भाग है पश्च मस्तिष्क का। दूसरा भाग क्या है, मस्तिष्क स्टेम। ये आखिर है क्या, दोनों हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा, पहला आपका सेरिबेलम बच्चे, जिसे अनुमस्तिष्क भी हम लोग जानते हैं दूसरा नाम से। तो ये क्या कहता है, सेरिबेलम जो है पश्च मस्तिष्क का प्रथम भाग है बच्चे, प्रथम ब्रेन है, यानी कि ये वाला दिमाग है, पीछे जो दिमाग है उसका ये पहला भाग होता है सेरिबेलम। ओके, चलिए ये जान गए सेरिबेलम किसे कहते पता हो गया। अब सेरिबेलम क्या कार्य करता है वो जरा देखिए। तो सेरिबेलम जो कार्य करता है ये समन्वय को कंट्रोल करता है। समन्वय को कंट्रोल करने का मतलब क्या, खुशी आभास या दुखी का ये सब जो समन्वय जो स्थापित हुआ इसके बीच में, उसका बोल सकते समन्वय को स्थापित, तो पूरा समन्वय को नियंत्रण कौन करता है, ये सेरिबेलम करता है। जैसे रोने को कोई व्यक्ति रो रहा है तो अचानक चुप हो जाएगा, तो कहीं पर न कहीं पे उसके बीच में रोने की और न रोने की समन्वय कहीं ना कहीं पे स्थापित हुआ, तो जो समन्वय स्थापित करता है वो कौन करता है, सेरिबेलम करता है। दुख का आभास आया फिर चला गया, लेकिन ये जो समन्वय स्थापित हुआ ब्रेन के बीच में, वो कौन समन्वय स्थापित किया, सेरिबेलम। जैसे कि हम लोग कोई गाड़ी हमारे सामने आ रही तेजी में, हम लोग अचानक हट जाते हैं, तो हम लोग अचानक हटे क्यों, ये भी रीजन है। तो ये हटने का जो रीजन है, ये ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जो गया, जिस ब्रेन तक वो जो हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया, वो समन्वय एक तरफ से स्थापित किया हट जाने का, नहीं हटते तो वहां पे धक्का हो जाता। ओके, तो ये जो समन्वय स्थापित किया वो सेरिबेलम स्थापित किया बच्चे। तो वही मैंने बोला कि समन्वय को कंट्रोल कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है। कितना ज्यादा होना चाहिए कितना कम होना चाहिए, ये सारा कंट्रोल करता है सेरिबेलम। आगे लिखता है शरीर का संतुलन को नियंत्रण भी करता है सेरिबेलम। ऐच्छिक पेशी को भी नियंत्रण कौन करता है, सेरिबेलम। ऐच्छिक पेशी कहने का मतलब समझिएगा, संतुलन तो समझ रहे, बॉडी में कंट्रोल जो संतुलन है, संतुलन होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए कितना कम होना चाहिए, ये संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। ऐच्छिक पेशी का मतलब समझिएगा, ऐच्छिक पेशी हम लोग उसे बोल सकते हैं बच्चे, जैसे कि हम लोग को जीभ, जब हम लोग जब बातें करते हैं तो जीभ ऊपर नीचे होता है, ऐसा करो तो जीभ के पेशी को वहां पर से हटा दो, तो जीभ क्या चल पाएगी, हम लोग आवाज बोल पाएंगे, नहीं बच्चे। तो वो पेशी को हटा देते हैं, सॉरी वो पेशी को नहीं, इसी दिमाग को हटा देते हैं, तो क्या हम लोग बोल पाएंगे, नहीं बच्चे नहीं बोल सकते। जैसे कि हम लोग बात करते हुए हाथ को हिला पा रहे हैं, इसके पेशी को सॉरी इस ये वाला ब्रेन को निकाल दीजिए, ये ब्रेन को खत्म कर दीजिए या किसी कारण से इसको नष्ट कर दीजिए, तो हम लोग जो बोल पा रहे हैं यहाँ पे, जो पेशी को यहाँ पे कार्य कर पा रहे हैं बोलते हुए, ये नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम लोग और दिमाग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दौड़ रहे हैं, हम लोग दौड़ते हैं तो ऐच्छिक पेशी हम लोग को काम करता है, पेशी के द्वारा हम लोग दौड़ते हैं ना, तो ऐच्छिक पेशी कार्य कब कर रही है, जब ये सेरिब्रम है तब। यदि इस ब्रेन को नष्ट कर दिया जाए सेरिब्रम को, तो ऐच्छिक पेशियां भी हम लोग को जो शरीर है एकदम संतुष्ट हो जाएगा, एक जगह एकदम नॉर्मल तरीके से बैठे रहेंगे, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। वर्क नहीं करेगा तो वही बोला जाता है, ये ब्रेन अगर खत्म हो जाएगा तो हमारा पूरा बॉडी जो है पूरा एक जगह संतुलन में बना रहेगा, ये बोल सकते हैं कि कुछ कार्य योग नहीं रहेगा फिर। तो सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के ब्रेन में। तो ऐच्छिक पेशी का मतलब समझ गए। अब यहाँ पे मस्तिष्क स्टेम क्या है उसको समझ लीजिए। तो मस्तिष्क स्टेम बच्चे ये आपका ये पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है, ऐसे बोल सकते हैं कि वह मस्तिष्क जो पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है उसे मस्तिष्क स्टेम कहा जाता है। अब यहाँ पे ये खुद दो भागों में बटा है, पहला पोन्स वेरुलाई में और दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा में बच्चे, ये दो ब्रेन में डिवाइड हुआ है। कौन, ये मस्तिष्क स्टेम, पहला पोन्स वेरुलाई है और दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो पहला पढ़ लेते हैं हम लोग, पोन्स वेरुलाई है क्या। तो पोन्स वेरुलाई में बोल सकते हैं कि मस्तिष्क स्टेम का वह ब्रेन, वह दिमाग जो तंत्रिका ऊतक से निर्मित होता है, निर्मित रहता है या निर्मित होती है, उसे पोन्स वेरुलाई कहते हैं बच्चे। नेक्स्ट आपका वो कार्य क्या करता है पोन्स वेरुलाई, तो ये क्या करता है,
श्वसन को कंट्रोल करता है। हम लोग कितना ज्यादा श्वास ले सकते हैं, कितना कम ले सकते हैं, ये सारा कंट्रोल किसके जिम्मा में जाता है? तो ये पॉन्स वेरोलाइकोविच। ओके, तो एक एक दिमाग का अपना अपना कार्य है, वर्क कर रही है। ओके, नेक्स्ट आपका है मेडुला ऑब्लांगेटा। बच्चे, मेडुला ऑब्लांगेटा है क्या? तो मेडुला ऑब्लांगेटा हम लोग उसे बोल सकते हैं बच्चे सबसे पहले कि ये जो है मेडुला ऑब्लांगेटा, मस्तिष्क कहां गया जी? मस्तिष्क स्टेम का ये दूसरा भाग मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, जो बेलनाकार रचना की होती है बच्चे, बेलनाकार रचना होती है। ओके, और ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड में स्थित होती है बच्चे, ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड में स्थित होती है। स्पाइनल कॉर्ड देखिए, ये वाला ज्वाइन हुई, ये वाला, तो स्पाइनल कॉर्ड में ये स्थित रहता है पीछे की ओर, ये मेडुला ऑब्लांगेटा बच्चे में स्थित रहती है। और बात है ये मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु से रीढ़ की हड्डी तक फैला, यानी कि ऑब्लांगेटा, ये मेडुला जो है, मेडुला जो है मेरुरज्जु से लेकर, यानी मेरुरज्जु यहाँ से, ये वाला मस्तिष्क से स्टार्ट हुआ, तो यहां से लेकर रीढ़ की हड्डी तक, रीढ़ की हड्डी देखिए वाला है, रीढ़ की हड्डी जो ये वाला बोन मैरो जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये बोन मैरो को बोल सकते हैं मेरुरज्जु से लेकर रीढ़ की हड्डी तक फैला हुआ कौन? मेडुला बच्चे। अब ये वर्क कैसे करती है वो जरा जानिए, यानी कार्य कैसे करती है। तो क्या करता है? हृदय स्पंदन को कंट्रोल करता है। हृदय स्पंदन कहने का मतलब क्या? धड़कन कितना तेज धड़क सकता है, कितना तेज कम धड़केगा, ये अगर ज्यादा धड़क गया या कम धड़का या कम धड़क रहा है, तो ये कंट्रोल किसके जिम्मे में जाता है? तो ये मेडुला करता है हृदय स्पंदन, यानी कि धड़कने का न धड़कने का जो जिम्मा है, ज्यादा धड़क गया, जिससे कुछ हो गया व्यक्ति को, तो ये कंट्रोल किसके जिम्मा में जाता है? तो ये हृदय स्पंदन कौन करवाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा ये कंट्रोल करता है कि हृदय ज्यादा नहीं धड़के, ठीक है ना, ज्यादा जोर से नहीं धड़कने लगे, जिससे आदमी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, आगे मैंने लिखा है रक्तचाप को भी कंट्रोल करता है। रक्तचाप कहने का मतलब क्या? ब्लड प्रेशर। कभी कभी हमारे नशे में, हमारे शरीर की जो नस है, रक्तवाहिनियां है, उसमें ब्लड ज्यादा प्रवाहित होने लगती है, और ज्यादा प्रवाहित होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो रक्तवाहिनी है वो फट जाएगी, और फट जाने की वजह से वो बोल सकते ब्लड प्रेशर बोल सकते हो जाएगा फिर। तो ब्लड प्रेशर का एक और भी रीजन है, जैसे कि आदमी में रोगी होना, आदमी जब रोगित होता है उस समय ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो मेडुला करेगा बच्चे। नेक्स्ट आपका श्वसन गति को कंट्रोल कौन करता है? यानी कि जैसे श्वास ले रहे हैं हम लोग, ज्यादा कभी कभी आदमी डर जाता है या हदस जाता है, तो उस समय श्वसन गति तेज हो जाता है बच्चे, हांफने लगता है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला करता है। ओके, नियंत्रण कौन करता है? मेडुला। जैसे कि हम लोग खांसते हैं, छींकते हैं, उल्टी करते हैं, तो ये सारा जो क्रिया हो रहा है हम लोग के अंदर, छींकने का, उल्टी करने का, खांसने का, तो ये सारा किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो मेडुला के द्वारा। यानी कोई व्यक्ति खांस रहा है, सर्दी आ गया, खांस रहा है, अचानक 1-2-3 सप्ताह के बाद या 4-5 दिनों के बाद ठीक हो जाती है, तो कंट्रोल कौन किया? कंट्रोल किया फिर बच्चे मेडुला। कोई व्यक्ति अचानक छींक रहा है, लगातार छींक रहा है, ठीक है, छींक रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला, फिर अचानक शांत हो जाता है। ठीक है, उल्टी करना, व्यक्ति एक समय ऐसा पेट में होता है कि वो सारा खाना बाहर निकाल देता है, तो सभी तो नहीं निकाल देता है, तो उसको भी कंट्रोल, जितना खराब पदार्थ होगा उसको बाहर कर देगा, किसको बाहर फेंको, तो बाहर फेंका, फेंक दिया, जो अच्छा पदार्थ रहेगा उसको रहने देगा, तो कंट्रोल किया कौन? कंट्रोल किया आपका मेडुला। तो ये सारा बात बच्चे। और एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे है पाचक रस। पाचक रस जैसे एंजाइम, कई तरह का हम लोग बॉडी में रस स्त्रावित होती है, एंजाइम स्त्रावित होती है, एंजाइम बनता है, तो कई तरह का पाचक रस जो स्त्रावित होता है हमारी बॉडी में, उसको भी ज्यादा स्त्रावित ना हो और कम स्त्रावित नहीं हो, तो ये जिम्मा, ये कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल करता है मेडुला। ओके, तो मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को समझ में आया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं एक बात यहाँ पे बताना भूल गया कि ये ब्रेन का जो दिमाग का ये फिगर है ना, ये आपको मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है क्या, क्योंकि केवल फिगर है ये वाला, इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है, तो ये वाला ऐसे गया वैसे गया मैं बता सकता था, लेकिन केवल फिगर है, जो कि मैंने सारा ब्रेन के बारे में डिफाइन आपको कर दिया है। ओके, और फिगर ये पार लेना जरूरी से बच्चे, ठीक है। और वीडियो चैनल पर नहीं है, पहली बार है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी करके रखना, ठीक है, ताकि मैं आपको अगला चैप्टर, अगला वीडियो या और सब्जेक्ट आपको स्टडी करवा सकूं, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 6 में, ये पार्ट 5 यहीं तक रह देते हैं।
थैंक यू बच्चे, धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए, और इसे आप लोग लिख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। ओके, मिलते हैं हम लोग पार्ट 6 में।